हेलो एवरीवन। आज हम सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के सेक्शन 2 के सब सेक्शन 2 में परिभाषित डिक्री के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले ये समझना जरूरी होता है कि डिक्री होता क्या है। डिक्री सिविल मामलों में ही बनाई जाती है, न कि क्रिमिनल मामलों में इसका कहीं भी प्रयोग है, न CRPC में, न IPC में, न अन्य किसी एक्ट में। सिविल प्रक्रिया संहिता में ही डिक्री शब्द का प्रयोग है। जब कोई न्यायालय निर्णय देता है, जजमेंट देता है, तो वो तो या तो आदेश के रूप में होता है या डिक्री के रूप में होता है। अब यहाँ हम मुख्य रूप से डिक्री के बारे में अध्ययन करेंगे। आदेश और डिक्री में अंतर होता है, इसके बारे में भी बताया जाएगा। डिक्री जब जजमेंट दिया जाता है न्यायालय द्वारा, तो उसके अनुरूप, उस जजमेंट के अनुरूप डिक्री तैयार की जाती है। उसके अकॉर्डिंग, जजमेंट के अकॉर्डिंग ही डिक्री तैयार की जाती है, जिसमें जैसे निर्णय जो होता है उसमें वो एक कंसाइज फॉर्म में निर्णय होता है जजमेंट, तो उसमें न्यायालय का नाम, पक्षकारों का नाम, वाद संख्या, ये सब पूरा रहता है। उसी के अनुरूप एक डिक्री तैयार की जाती है। तो उसी जजमेंट के जो अनुरूप तैयार की जाती है डिक्री, इसी का ही एग्जीक्यूशन किया जाता है, अर्थात इसी का ही अनुपालन किया जाता है। और जो अपील सुपीरियर कोर्ट में इसके विरुद्ध होती है, इसी डिक्री के विरुद्ध ही अपील होती है, निर्णय के विरुद्ध अपील नहीं होती। ये डिक्री हो गया। अब डिक्री के लिए सबसे जरूरी है कि इसके आवश्यक तत्वों को समझना। जो CPC की सेक्शन 2 के सबसेक्शन 2 में जो उसकी परिभाषा दी गई है, उसके आधार पर कुछ न्यायिक निर्णयों को जो है आवश्यक तत्वों का अध्ययन किया जाएगा। सबसे पहले है एडजुडिकेशन। एडजुडिकेशन क्या होता है? एडजुडिकेशन एक न्यायालय द्वारा होना चाहिए, न्यायालय का निर्णय है। एडजुडिकेशन न्यायालय का निर्णय है। यह दो प्रकार का होता है, या तो डिक्री के रूप में होता है या आदेश के रूप में होता है। दोनों एक साथ नहीं हो सकता है। और यह एक ऐसे अधिकारी द्वारा दिया गया होना चाहिए जो न्यायालय के रूप में बैठता है। यदि किसी ऐसे अधिकारी द्वारा दिया गया है जो न्यायालय के रूप में नहीं बैठता है, तो डिक्री के रूप में नहीं होगा, वो डिक्री की सीमा के अंतर्गत नहीं आएगा। अर्थात एक न्यायालय के अधीन, न्यायालय में बैठा हुआ अधिकारी अपनी जुडिशियल माइंड को अप्लाई करते हुए जो निर्णय होता है वही एडजुडिकेशन होता है। कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है, वह कोई किसी विषय पर कोई निर्णय देता है, कोई आदेश देता है, तो डिक्री के अंतर्गत नहीं आता है। ये हो गया एडजुडिकेशन, न्याय निर्णय। अब ऐसा दूसरा क्या करता है? ऐसा न्याय निर्णय वाद में होना चाहिए। वाद क्या होता है? सामान्य अर्थों में जब हम वाद पत्र को तैयार करके न्यायालय में संस्थित कर देते हैं, न्यायालय में प्रेजेंट कर देते हैं, तो न्यायालय में रजिस्टर्ड हो जाता है, तो वाद का रूप वो धारण कर लेता है। CPC की आदेश 7 में वो प्रारूप दिया गया है कैसे कैसे वाद पत्र बनाया जाएगा। तो जब उसको प्रस्तुत कर दिया जाता है तो वाद पत्र के रूप में हो जाता है, तो वही वाद कहलाता है। परंतु ये परिभाषा पूर्ण नहीं है। इसके कुछ अपवाद भी हैं, जहाँ के एक एप्लीकेशन, कुछ एक्ट ऐसे हैं, कुछ इनेक्टमेंट हैं, कुछ अधिनियम हैं, जिसके अंतर्गत कुछ एप्लीकेशन दिए जाते हैं जिस पर न्यायालय निर्णय देता है, तो भी डिक्री के अंतर्गत आता है। जैसे कि आर्बिट्रेशन एक्ट के तहत कोई एप्लीकेशन दिया जाए और उस पर जो न्यायालय निर्णय दे, वो भी डिक्री के अंतर्गत आता है। भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के अंतर्गत एप्लीकेशन दिया जाए, उस पर भी निर्णय आए, तो भी डिक्री के अंतर्गत आता है। हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत एप्लीकेशन दिया जाता है, उस पर न्यायालय निर्णय देता है, वो भी डिक्री के अंतर्गत आ जाता है।
इस प्रकार जो है कि डिक्री का तात्पर्य यही हुआ कि न्यायवाद में न्याय निर्णय और कुछ अपवाद स्वरूप जो बताया गया है उसमें दिया गया निर्णय के अनुरूप तैयार की गई डिक्री भी इसके अंतर्गत आती है। अब तीसरा है, ऐसा जो न्याय निर्णय किया गया है वो पक्षकारों के अधिकारों पर किया गया है। जो वाद में विवादग्रस्त विषय हैं उस पर सभी या कुछ विषयों के संबंध में पक्षकारों के अधिकारों का अवधारण, वाद में विवादग्रस्त सभी या किसी विषयों के संबंध में पक्षकारों के अधिकारों का जो अवधारण होता है वह डिक्री के अंतर्गत आता है। अब पक्षकारों के अधिकारों का अवधारण यदि नहीं है तो डिक्री के अंतर्गत नहीं आता है। जैसे हो कि किसी मकान पर ये मकान मालिक का कब्जा है या किराएदार का कब्जा है, न्यायालय का निर्णय पक्षकारों के अधिकारों पर हुआ तो ऐसा निर्णय डिक्री होगा। यदि पक्षकारों के अधिकारों पर डिक्री नहीं होगा। जैसे एक इंडिजेंट पर्सन है, एक गरीब व्यक्ति है, वह एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करता है गरीब व्यक्ति के रूप में वाद लाने के लिए ऑर्डर 33 CPC में, और वो खारिज कर दिया जाता है कि आप गरीब व्यक्ति के रूप में वाद नहीं ला सकते, आप उस योग्य नहीं हैं, आप उसको सारे फॉर्मेलिटीज को फुलफिल नहीं करते हैं जिसमें गरीब व्यक्ति के रूप में वाद लानी चाहिए, तो वो डिक्री नहीं होगा। इसी प्रकार पार्टी बनने का कोई प्रार्थना पत्र दिया गया है और वो खारिज कर दिया जाता है तो वो डिक्री नहीं होगा, या उस पर कोई आदेश दे दिया जाता है तो डिक्री नहीं होगा। इसी प्रकार जो है वाद के खारिज करने का आदेश, खारिज करने का आदेश, जैसे नॉन एपियरेंस कारण न्यायालय में समय से उपस्थित नहीं हुआ तो वाद खारिज कर दिया गया तो भी डिक्री के अंतर्गत नहीं आएगा। डिक्री के अंतर्गत तभी आएगा जब वह पक्षकारों के अधिकारों का अवधारण करता हो, पक्षकारों के अधिकारों का पर निर्णय देता हो। अब इसमें एक बात और है कि जो पक्षकार के अधिकार हैं वो सारभूत अधिकार हो, अर्थात सबस्टेंटिव राइट हो, न कि प्रक्रिया संबंधी अधिकार, अर्थात प्रोसीजर संबंधी राइट के संबंध में ना हो, प्रोसीजरल राइट ना हो, सबस्टेंटिव राइट हो। जैसे बताया गया कि ये एक्स नामक मकान है, उस पर मिस्टर ए का कब्जा है, मिस्टर बी का कब्जा है, तो वह ये निर्णय देता है कि कब्जे का अधिकार किसका है, तो वो जो है उसका सबस्टेंटिव राइट है, तो ये डिक्री के अंतर्गत आएगा इस पर निर्णय। लेकिन यदि ये हुआ कि कोई सम्मन जो जारी किया जाता है न्यायालय द्वारा और वो ड्यूली सर्व हुआ है, सम्यक रूप से तामील हुआ है कि नहीं हुआ है, इस प्रश्न का जो निर्णय है इस पर कोई निर्णय डिक्री के अंतर्गत नहीं आएगा, क्योंकि ये सबस्टेंशियल राइट नहीं है, ये प्रोसीजरल राइट है, प्रक्रियात्मक संबंधी अधिकार है। प्रक्रियात्मक संबंधी अधिकारों में ये जो निर्णय दिए जाते हैं वो डिक्री के अंतर्गत नहीं आते। अब एक तीसरा आवश्यक तत्व है, जो ये पक्षकारों के अधिकारों का अवधारण है, डिटर्मिनेशन द राइट ऑफ द पार्टीज, वह निश्चयात्मक होना चाहिए, कंक्लूसिव डिटरमाइंस होना चाहिए, अर्थात अंतिम रूप से उसको निर्णित होना चाहिए, कुछ उसमें बचा न रह जाए कि कुछ उसको अभी निर्णय देना बाकी रह जाए। जैसे एक कोई सुपीरियर कोर्ट द्वारा जो है अपने सबऑर्डिनेट कोर्ट को कोई वाद पत्र लौटा दिया जाना, कोई मामला, कोई मुकदमा उसको लौटा दिया जाना कि इस मुकदमे को डिसाइड अब आप करेंगे, आप ही के द्वारा डिसाइड किया जाएगा,
और उसको रिमांड कर देते हैं। एक रिमांड का प्रोसीजर है सीपीसी में, रिमांड कर दिया जाता है। तो ये रिमांड करने का जो आदेश है ये डिक्री के अंतर्गत नहीं आएगा, क्योंकि अभी पक्षकारों के अधिकारों पर निर्णय तो दिया ही नहीं गया है। अभी तो सबऑर्डिनेट कोर्ट को लौटाया गया है कि वह मामले को सुनकर उस पर निर्णय देंगे। तो इस प्रकार जो है वाद पत्र का जो लौटाया जाना, वाद पत्र का लौटाया जाना, ये लौटाए जाने का आदेश डिक्री के अंतर्गत नहीं आएगा। अब ऐसा न्याय निर्णय जो है एक औपचारिक अभिव्यक्ति होनी चाहिए। एडजुडिकेशन एक फॉर्मल एक्सप्रेशन के रूप में होना चाहिए। फॉर्मल एक्सप्रेशन का क्या मतलब है? फॉर्मल एक्सप्रेशन का मतलब है कि डिक्री जो है फॉर्मल एक्सप्रेशन, एडजुडिकेशन का फॉर्मल एक्सप्रेशन ही होता है। जैसे कुछ रिलीफ मांगा गया है उसमें से, तो न्यायालय उसको स्वीकार कर लिया हो या अस्वीकार कर लिया हो, या 2-3 रिलीफ मांगा गया उसमें से कुछ को स्वीकार कर लिया हो, कुछ को अस्वीकार कर लिया हो, जो वाद पत्र में मांगा गया है वही औपचारिक घोषणा, वही प्रारूप, वो उसकी औपचारिक अभिव्यक्ति है। इस प्रकार डिक्री तभी होगी जब ये 5 आवश्यक तत्व पूरे होंगे। एडजुडिकेशन होना चाहिए, ऐसा वाद में एडजुडिकेशन होना चाहिए। वाद में विवादग्रस्त सभी या कुछ विषयों के संबंध में पक्षकारों के अधिकारों का निर्धारण होना चाहिए। ऐसा निर्धारण निश्चयात्मक होना चाहिए, अर्थात कंक्लूसिव डिटरमाइंस होना चाहिए। ऐसा न्याय निर्णय एक औपचारिक अभिव्यक्ति होनी चाहिए। डिक्री, अब ये प्रश्न उठता है कि क्या डिक्री के अंतर्गत आता है, कौन सा आदेश, कौन सा निर्णय डिक्री के अंतर्गत आता है, कौन सा निर्णय डिक्री के अंतर्गत नहीं आता है। इस संबंध में सीपीसी की धारा 2 के सबसेक्शन 2 में ये बताया गया है कि वाद पत्र का नामंजूर किया जाना, वाद पत्र का नामंजूर किया जाना ये डिक्री के अंतर्गत आता है। रिजेक्शन ऑफ प्लेंट, और दूसरा दिया है डिटर्मिनेशन ऑफ क्वेश्चन अंडर द सेक्शन 144 ऑफ दिस सीपीसी। धारा 144 के अंतर्गत किसी प्रश्न का उदाहरण डिक्री के अंतर्गत आता है। इसके अतिरिक्त डिक्री के अंतर्गत क्या नहीं आता है ये भी इसमें बताया गया है। डिक्री की परिभाषा की में ये भी बताया गया है। कोई बताया गया है न तो कोई ऐसा न्याय निर्णय आएगा जिसकी अपील आदेश की अपील बात होती है, ये डिक्री के अंतर्गत नहीं आएगा। ऐसा कोई एडजुडिकेशन नहीं आएगा जिसकी अपील आदेश की अपील की तरह होती है, वह नहीं आएगा। न ही व्यतिक्रम के कारण न ही खारिज करने का कोई आदेश आएगा। ऑर्डर ऑफ डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट, इसके अंतर्गत जो आदेश दिया, जो निर्णय दिया गया है वह नहीं आएगा। न तो इस प्रकार 2 चीजें नहीं आएंगी, व्यतिक्रम के लिए खारिज करने का कोई आदेश, और न ही ऐसा कोई न्याय निर्णय आएगा जिसकी अपील आदेश की अपील बात होती है। लेकिन अनेक न्यायिक निर्णयों द्वारा, जो कि हमारे माननीय न्यायालय, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय द्वारा दिया गया है, उसके आधार पर भी कई ऐसे निर्णय हैं जो कि डिक्री के अंतर्गत आते हैं, और कुछ ऐसे निर्णय हैं जो डिक्री के अंतर्गत नहीं आते हैं, वही आते हैं। जैसे कि इसमें मॉडिफिकेशन इन ए डिक्री इज आल्सो ए डिक्री। किसी डिक्री के मॉडिफिकेशन करके जो निर्णय दिया जाता है वो भी डिक्री के अंतर्गत आता है।
एन ऑर्डर ऑफ अबेटमेंट ऑफ सूट, किसी ऑर्डर से सूट को जो है एबेट करने का जो आदेश है वो डिक्री के अंतर्गत आता है। अब क्या क्या, अब ऐसे ही आप किताब को पूरी तरह पढ़ेंगे तो और भी, और इसके तो इसमें ऐसे बहुत से आएंगे, विभिन्न न्यायिक निर्णयों को पढ़ेंगे, उसमें बहुत से आएंगे डिक्री के अंतर्गत आता है, नहीं आता है, ऐसे ही बहुत से आते हैं। अब जैसे एक अपील है मेमोरेंडम ऑफ अपील, वो लिमिटेशन के आधार पर अस्वीकार कर दिया गया है, तो ऐसी अस्वीकृति का निर्णय डिक्री नहीं होता, ये डिक्री के अंतर्गत नहीं आता। कोर्ट फीस न देने के कारण अपील जो है खारिज कर दी गई है, तो भी डिक्री के अंतर्गत नहीं आता है। हाँ, डिक्री का एग्जीक्यूशन कराया जाता है, डिक्री का ऑर्डर का एग्जीक्यूशन, ये जो जजमेंट जो निर्णय दिया जाता है उसका एग्जीक्यूशन नहीं कराया जाता है, जो डिक्री होता है उसी का एग्जीक्यूशन कराया जाता है। इसके संबंध में सीपीसी के भाग 2 में की धारा 36 से लेकर 74 तक में, और ऑर्डर 21 की नियम 1 से लेकर 106 तक में इसके प्रावधान दिए गए हैं। इसकी प्रोसीडिंग दी गई है, कैसे जो डिक्री होगी उसकी प्रोसीडिंग कैसे इसे एग्जीक्यूशन कराया जाता था, कैसे इसका अनुपालन कराया जाता है। तो ऐसे एग्जीक्यूशन में जो ऑर्डर पास किया जाता है, एग्जीक्यूशन की प्रोसीडिंग में जो ऑर्डर पास किया जाता है वो भी डिक्री के अंतर्गत नहीं आता है। और एक और बता ही दिया गया है आपको पहले ही, इंडिजेंट पर्सन द्वारा सूट दाखिल करने के लिए जो परमिशन का आवेदन दिया जाता है, वो अगर डिसमिस कर दिया जाता है तो वो भी जो है ये डिक्री के अंतर्गत नहीं आता है। इस प्रकार आप किताब को अच्छे ढंग से, ठीक ढंग से पढ़ेंगे तो और भी बहुत सी बातें आएंगी जिसके अंतर्गत ये पता चलेगा ये डिक्री है, ये डिक्री नहीं है। और मुझे भी कोई जानकारी होगी तो मैं समय समय पर आपको बताता रहूँगा। अब एक जो है और इसमें है ये डिक्री के प्रकार, एक प्रारंभिक डिक्री होती है, अंतिम डिक्री होती है, और प्रारंभिक डिक्री अंशतः भी होती है, अंतिम डिक्री भी अंशतः, पार्शियली प्रिलिमिनरी डिक्री होती है, पार्शियली फाइनल डिक्री होती है। इसके संबंध में हम डिटेल में अध्ययन अगले वीडियो में करेंगे। डिक्री बहुत ही इम्पॉर्टेंट जुडिशरी परीक्षाओं के लिए भी है, और LLB जो विद्यार्थी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है। अक्सर किसी न किसी रूप में ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी और LLB के परीक्षाओं में भी पूछा जाता है, इसलिए इसको बहुत ही ठीक ढंग से डीपली पढ़ना जरूरी है। इसके संबंध में क्या क्या प्रीमेंस के क्वेश्चन है इसको भी मैं बताऊंगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा, क्या क्या है और क्या क्या आप और जानना चाहते हैं, और इससे कितना संतुष्ट है और कितने सुधार की ज़रूरत है, इसकी हम आप लोगों से अपेक्षा करते हैं।